अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कवर कर लेंगे, जिसके ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास कि आज हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, कॉजेज़ देख लेंगे, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखेंगे, मैक्रोफेजेस की ओरिजिन कैसे हुई है, रोल्स क्या हैं, फंक्शन क्या है, एक्टिवेशन कैसे हुई है, सारी चीज़ें देख लेंगे। और जो है अदर सेल्स जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हेल्प कर रहे हैं वो कौन से हैं, उनके फंक्शंस वगैरह देख लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारे पास है क्या? हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कह दें तो प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन को हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कह देते हैं। वीक्स में हो, मंथ्स में, मतलब कि कोई इन्फ्लेमेशन जो कि लगातार एक हफ्ता हो गया चल रही है, महीना हो गया चल रही है, उसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कह देते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो इन्फ्लेमेशन मिलती है, एक टिश्यू इंजरी मिल रही होती है और साथ में रिपेयरिंग भी हो रही होती है। मतलब इन्फ्लेमेशन हमारे पास हो रही है जिसकी वजह से हमारे पास टिश्यू इंजरी हो रही है। टिश्यू इंजरी तो हो रही है लेकिन हमारे पास एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। जाहिर है बॉडी कोई ना कोई स्टेप तो उठाएगी उसको रिपेयर करने के लिए, तो साथ साथ हमारे पास रिपेयरिंग भी साथ साथ ही हो रही होती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में 3 चीज़ें मिलती हैं, इन्फ्लेमेशन, टिश्यू इंजरी और जो है रिपेयरिंग। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारे पास जो खुद भी मतलब यह हो सकता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रही है और उसके बाद हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आ जाए, या हमारे पास इंसिडेंटली खुद भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब हमारे पास दूसरी बात कर लें, कॉजेज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में हमारे पास सबसे पहला है परसिस्टेंस इन्फेक्शन। मतलब कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो लगातार रह रहा है, जा ही नहीं रहा। उसमें हमारे पास एक माइकोबैक्टीरियम के एग्जाम्पल है कि वो लंग्स के अंदर आ जाता है तो उनको इरेडिकेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो कंटिन्यूसली उसमें रहते हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चले जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द टॉक्सिक एजेंट्स। टॉक्सिक एजेंट्स में हमारे पास 2 तरह के आ जाते हैं, एंडोटॉक्सिन्स होते हैं और एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स वो होते हैं लाइक कोई बंदा है, वो सिलिका की फैक्ट्री में हर रोज़ काम कर रहा है, वहाँ जा रहा है, इनटेक ऑफ सिलिका हो रहा है, जिसकी वजह से उसको सिलिकोसिस, मतलब रोज़ उसके जो एक्सपोजर हो रहा है जिसकी वजह से उसको सिलिकोसिस हो जाता है, वो भी हमारे पास क्रॉनिक डिजीज़ है, तो वो हमारे पास एक्सोटॉक्सिन्स हो गए। एंडोटॉक्सिन्स की बात कर लें तो हमारे पास लिपिड है तो या कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारे पास एंडोटॉक्सिन्स हैं। वो हमारे पास क्या कॉज करवाएंगे, थेरोस्क्लेरोसिस भी हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चले जाती है। ये हमारे पास प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द टॉक्सिक एजेंट्स था। ऑटोइम्यून डिजीज़ की बात कर लें तो ऑटोइम्यून डिजीज़ वो होती हैं जो कि हमारे अपने ही जो टिश्यूज़ है, वो माइक्रोफेजेस है, अपने टिश्यूज़ को जो है डिस्ट्रक्शन में ले जाएँ। जैसे हमारे पास स्क्लेरोसिस वगैरह हो जाए तो उसमें हमारे पास अपने टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, वो हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चले जाती है। अब हम बात कर लेते हैं एज कम्पेयर, जो मैंने आपको पीछे डिफाइन किया, परसिस्टेंस इन्फेक्शन में क्या होता है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर डिफिकल्ट टू इरेडिकेट सच एज माइकोबैक्टीरियम, viruses, fungi और जो है parasites. The organism sometimes start an immune reaction called a delayed type hypersensitivity. The inflammatory response is granulomatous reaction. Granulomatous reaction क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। Prolonged exposure to the toxic agents हो गए, उसके बाद हमारे पास जो है autoimmune disease हो गई। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द टॉक्सिक एजेंट्स में भी मैंने आपको पीछे डिफाइन कर दिया, एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। अब ऑटोइम्यून डिजीज़ की बात कर लें कि सेल्फ इम्यून रिएक्शन है जो कि रिजल्ट्स क्या कर रहे हैं, टिश्यू डैमेज कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन की, अपने ही टिश्यूज़ को वो डैमेज करना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है या ब्रोंकियल एस्थमा है। सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की कि उसमें हमारे पास करेक्टर्स क्या हैं उसके, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमारे पास क्या होता है कि इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है मोनोन्यूक्लियर सेल्स की। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमारे पास जो है न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी मोस्टली, यहाँ पर हमारे पास मोनोन्यूक्लियर सेल्स की एक्टिवेशन होती है, जिसमें हमारे पास मेन पर्पस कौन सा है, मैक्रोफेजेस सेल जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है किसमें, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स का भी अपना अपना रोल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स हमारे पास कौन से, मैक्रोफेजेस सेल्स हैं इन द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये हमारे पास MCQs भी आ जाता है। टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रही होती है बाय द परसिस्टेंट फॉरेन एजेंट एंड बाय द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। मतलब परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, रेयर है, टिश्यू डैमेज कर रहा है, बैक्टीरिया है, कोई भी चीज़ है, तो वो हमारे पास टिश्यू डिस्ट्रक्शन कॉज हो रही होती है। अटेम्प्ट एट द हीलिंग बाय द कनेक्टिव टिश्यूज अलॉन्ग विद द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंजियोजेनेसिस एंड द फाइब्रोसिस। अब हमारे पास कह रहे हैं कि वो खुद को ठीक करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के जरिए। फिर हमारे पास क्या रिजल्ट्स में वो न्यू वेसल्स बना रहे होते हैं ताकि उसके ब्लड वेसल्स वो उसका जो है ब्लड मेंटेन रहे, और उसके बाद फिर फाइब्रोसिस हो रही होती है, ठीक है। हमारे पास क्या कौन कौन से करेक्टर्स हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रही है और हीलिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के करेक्टर्स थे और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी जिसे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मैक्रोफेजेस की ओरिजिन कहाँ से हो रही है। मैक्रोफेजेस हमारे पास एज यू नो
कि हमारे पास क्या होता है, हेमेटोपोइसिस हो रही होती है कहाँ पे, बोन मैरो में। बोन मैरो में जब उसकी हेमेटोपोइसिस होती है तो हमारे पास बन जाते हैं मोनोब्लास्ट के मोनोन्यूक्लियर सेल्स बनते हैं, जिसकी अब मोनोन्यूक्लियर सेल्स कहाँ होते हैं, ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में मैक्रोफेजेस जो पड़े हों ब्लड में, उनको हम मोनोन्यूक्लियर सेल्स कह रहे होते हैं। मोनोन्यूक्लियर सेल्स हमारे पास जो होते हैं उनकी लाइफ क्या है, 24 आवर्स। वहाँ से वो जो है टिश्यू जब कहीं डैमेज होती है या इन्फ्लेमेशन कॉज होती है तो वहाँ से वो एक्टिव होकर चले जाते हैं अपनी टिश्यू डिस्ट्रक्शन की जगह पे, और वहाँ पर जाके वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। वहाँ पर वो उनकी लाइफ क्या होती है, मंथ्स टू ईयर्स तक उनकी जो है लाइफ होती है। अब यहाँ पर देखिए हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, प्रोजेनेटर सेल्स आए, मोनोब्लास्ट कहते हैं, सर्कुलेटिंग सेल्स, मोनोन्यूक्लियर सेल्स बन गए। ये हमारे पास ओरिजिन ऑफ मैक्रोफेजेस है। फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ऑटोइम्यूनिटी भी कॉज कर रहे होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन कॉज भी कर रहे होते हैं, फिर बाउंड रिपेयरिंग भी कर रहे होते हैं, फिर रिजेनरेशन भी कर रहे होते हैं, ऑटोइम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं, एंजियोजेनेसिस में और होस्ट डिफेंस में भी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन तो कॉज करते हैं, हमारे पास मैं आगे प्रोसेस बताऊंगी कि इसके 2 स्टेप्स होते हैं, अल्टरनेटिव और क्लासिकल। उसमें हमारे पास एक में इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही होती है और दूसरे में हमारे पास जो है इन्फ्लेमेशन हीलिंग प्रोसेस हो रही होती है, बाउंड रिपेयरिंग प्रोसेस और रिजेनरेशन प्रोसेस। ऑटोइम्यूनिटी में हमारे पास क्या करते हैं कि ये टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, फिर हमारे पास एंजियोजेनेसिस में ब्लड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। होस्ट डिफेंस में क्या करते हैं कि ये अपने ऊपर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बन के टी सेल्स के पास जाते हैं कि इस तरह का दोबारा, मतलब कि एक फॉरेन बॉडी आई है उसको मार के फेगोसाइटाइज करके उसके बाद जल्द चले जाते हैं टी सेल, उसकी थोड़ा सा हिस्सा अपने ऊपर रखते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और टी सेल्स के पास चले जाते हैं कि इस तरह का बंदा दोबारा आएंगे, कोई भी चीज़ हो तो उसके साथ उन्हें लड़ना है। ये हमारे पास इसके फंक्शंस हो गए। अगर हम मैक्रोफेजेस की बात कर लें तो ये मोस्टली फेगोसाइटोसिक वैक्यूल्स हैं। अब हम बात कर लें मैक्रोफेजेस मोस्टली क्या डोमिनेंट सेल्स है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में रोल ऑफ मैक्रोफेजेस इन द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब हमारे पास मैक्रोफेजेस के डोमिनेंट सेल्स हैं इन द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अगर बात कर लें कि इनएक्टिव फॉर्म में, तो मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ होते हैं, ब्लड में होते हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स के नाम से होते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो टिश्यू में जाते हैं, तो इनका मैक्रोफेजेस तो होते हैं लेकिन इनके अपने अपने नाम हैं। लाइक अगर ये लिवर में पाए जाएंगे तो वो कपलर सेल्स होंगे, अगर स्प्लीन में या लिम्फ नोड्स में पाए जाएंगे तो साइनस हिस्टोसाइड्स होंगे, लंग्स में पाए जाएंगे तो एल्वुलर मैक्रोफेजेस होंगे, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे तो माइक्रोग्लाया होंगे। ठीक है, ये हमारे पास इनके डिफरेंट नाम हैं। अगर इधर मैं बात कर लूँ तो मैंने आपको पहले बताया था स्टेम सेल्स थे, स्टेम सेल्स से बोन मैरो में मोनोब्लास्ट बन गए, मोनोब्लास्ट से हमारे पास कहाँ जाएंगे, ब्लड में मोनोसाइट्स बन गए, ब्लड से हमारे पास मोनोसाइट जो है वो एक्टिवेट होकर मैक्रोफेजेस बन गए, मतलब टिश्यू में गए, और वहाँ पर अपनी अपनी जगह पे अगर गए माइक्रो CNS की सारी मैंने आपको पीछे डिफाइन कर देते हैं एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। सही है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि उनकी एक्टिवेशन कैसे होती है मैक्रोफेजेस की। 2 स्टेप्स हैं हमारे पास इधर, क्लासिकल और अल्टरनेटिव। अब हम इन दोनों को अलग अलग से डिफाइन कर लेते हैं कि क्लासिकल में क्या होता है और अल्टरनेट में क्या होता है। यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे पास 2 होते हैं, M1 और M2। फॉर सपोज अगर हमारे पास ट्यूमुलस जो आ रहा है, इंटरफेरॉन गामा आ रहा है और माइक्रोब्स आ रहे हैं, तो वो एक्टिवेट कर देंगे किसको, ऑक्सीजन स्पीशीज़ को, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को, नाइट्रिक ऑक्साइड्स को, लाइसोसोमल एंजाइम्स को, और इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2 और 23 और कीमोकाइंस को। मतलब हमारे पास क्या हुआ, अगर स्टिमुलस है, माइक्रोब्स हैं, इंटरफेरॉन गामा है, तो क्या एक्टिवेट होगा, M1 हम किसे कहते हैं, क्लासिकल पाथवे को। क्लासिकल पाथवे क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को, नाइट्रिक ऑक्साइड को, लाइसोसोमल एंजाइम को, जो कि आगे क्या करते हैं, माइक्रोबियल फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, किलिंग कर रहे होते हैं बैक्टीरिया की और फंजाई की। यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये फेगोसाइटोसिस को क्लीन भी कर रहा है और हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज भी कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ वगैरह हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं कि एक्टिवेट करते हैं इंटरल्यूकिन 1 को, 12 को और 23 को, कीमोकाइंस को, और ये क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। ये हमारे पास क्लासिकल एक्टिवेटेड मैक्रोफेज वो पाथवे है। ठीक है, और फिर अगर अल्टरनेट की बात कर लें तो हमारे पास अगर इंटरल्यूकिन 13 और 4 मिलता है, ठीक है, तो हमारे पास ये एक्टिवेट करेंगे M2 को। M2 हमारे पास क्या है, अल्टरनेट पाथवे है। अल्टरनेट पाथवे में हमारे पास क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स को, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर्स बीटास को एक्टिवेट करते हैं, और इंटरल्यूकिन 10 और टिश्यू ग्रोथ फैक्टर B को एक्टिवेट करते हैं। अब टिश्यू ग्रोथ फैक्टर्स हमारे पास जो है वो टिश्यू रिपेयर फाइब्रोसिस करवा रहे होते हैं, और इनका हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैंने स्लाइड्स में नहीं रखी हैं, वो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि
बीटा सेल्स का टी सेल्स का और मैक्रोफेजेस का आपस में जो है वो लूप बना हुआ होता है। अब हमारे पास जो है वो मैक्रोफेजेस होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। मैक्रोफेजेस जो है वो उनकी फेगोसाइटोसिस करते हैं और फेगोसाइटोसिस करके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बनते हैं और जाते हैं टी सेल्स के बाद टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। टी सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, 1, 2 और आई थिंक 12, ठीक है। 1, अब इनमें हमारे पास क्या होता है, 1 हमारे पास जो होता है वो क्या एक्टिवेट कर रहा होता है, इंटरफेरॉन गामा कर रहा होता है। इंटरफेरॉन गामा जब T1 हमारे पास एक्टिवेट करते हैं तो वो फिर अल्टरनेट वो मिल गया बना रहा है, इंटरफेरॉन गामा बन रहा है T1 से हमारे पास, जो कि फिर हमारे पास एक्टिवेट कर रहे हैं क्लासिकल पाथवे M1 को। फिर हमारे पास अगर T2 की बात कर लो, टी सेल जो हमारे पास 2 है वो हमारे पास जो है वो फिर इंटरल्यूकिन 1, 2 और जो है 13 को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इंटरल्यूकिन 1 जो है वो इजेनोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं और 13 इजेनोफिल्स हमारे पास कहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो रहा हो। पैरासाइटिक ये बातें लिख लीजिएगा बुक के ऊपर या अपने नोटबुक के ऊपर, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 जो है हमारे पास क्या एक्टिवेट कर रहा होता है, इजेनोफिल्स रिलीज कर रहे होते हैं और जो 13 है वो दोबारा हमारे पास क्लासिकल पाथवे जो है वो अल्टरनेटिव पाथवे स्टार्ट कर रहा होता है। लाइक हमने पहले भी पीछे ये पढ़ा था, ये देखें, इंटरफेरॉन गामा जो है वो एक्टिवेट कर रहा होता है किसको, इसको क्लासिकल एक्टिवेटेड मैक्रोफेज को, और फिर हमारे पास T2 रिलीज के कर रहे होते हैं इंटरल्यूकिन 1, 2 और जो है 13 हमारे पास दोबारा अल्टरनेट पाथ को करते हैं। अब मैं यहाँ पर भी डिफाइन कर देती हूँ। देखो सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स हैं, एडहेरेंट हुए, इमिग्रेशन हुई, टिश्यू मैक्रोफेजेस बन गए। टिश्यू मैक्रोफेजेस के बाद इन्होंने क्या किया, टी सेल्स एक्टिवेट किए, टी सेल एक्टिवेट माइक्रोब साइट इंटरफोवा और अल्टरनेट पाथवे वो क्लासिकल पाथवे बन गया, और इंटरल्यूकिन 4 अदर साइटोकाइन्स ये दोबारा एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हो गए। ये पूरी इनका लूप साइकिल चलता रहता है, किसका, मैक्रोफेजेस का और जो है टी सेल्स का। अब अदर सेल्स की बात कर लेते हैं कि इन्वॉल्व हो रहे हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, वो कौन कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, इजेनोफिल्स और मास्ट सेल्स। इनकी बात कर लें तो हमारे पास लिम्फोसाइट जो होते हैं वो मोबिलाइज्ड होते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन, दोनों में जो है हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स मिल रहे होते हैं, जो कि हमारे पास टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं। और प्लाज्मा सेल की बात कर लें तो ये टर्मिनली डिफ्रेंशिएट करते हैं, टी सेल लिम्फोसाइट टर्मिनली डिफ्रेंशिएट हुए होते हैं और ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और हमारे पास अगर बात कर लें एजेनोफिलिक सेल्स की, तो वो अबंडेंट होते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के अंदर, ठीक है। IgE मीडिएटेड होते हैं और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में होते हैं। इनके अंदर जो होते हैं ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कि मेजर इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसमें एक मेजर प्रोटीन होती है जिसको हम जो है कैटियोनिक प्रोटीन कह रहे होते हैं, जो कि पैरासाइटिक होती है, किसके लिए, टॉक्सिक होती है पैरासाइट्स के लिए। समझ आया कि एजेनोफिल्स जो होते हैं उनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास प्रोटीन होती है जिसको कैटायनिक प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि टॉक्सिन होती है पैरासाइट्स के लिए। केमोटैटिक एजेंट दैट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द एजेनोफिल रिक्वायरमेंट इज एयोटैक्सिन, उसका नाम एयोटैक्सिन होता है। अगर हम मास्ट सेल्स की बात कर लें तो ये मोस्टली हमें कनेक्टिव टिश्यूज़ में मिलता है, जो कि पार्टिसिपेट्स कर रहा होता है एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दोनों में। मास्ट सेल्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन द IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन द क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन और द बोन and the neutrophilic exudate can persist for the many months। ये हमारे पास जो है सारे मास्ट सेल्स, एजेनोफिल्स, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स के फंक्शन हो गए हैं, और इनका जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की भी बात हो गई है। एक दफ़ा कोई रिव्यू दे देती हूँ मैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है, परसिस्टेंट वो प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन, जिसमें 3 चीज़ें मिल रही होती हैं, इन्फ्लेमेशन, टिश्यू इंजरी और रिपेयरिंग, सही है। अब हमारे पास कॉज इसके क्या होते हैं, परसिस्टेंट इन्फेक्शन होते हैं, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द एजेंट्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ये जो मैंने आपको बता दिया था। इससे मोस्ट डोमिनेंट सेल्स हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस का रोल्स क्या है, उसकी एक्टिवेशन कैसे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्रोफेजेस हमारे पास फंक्शन क्या करते हैं, ये होते हैं, उनके ओरिजिन ऑफ कैसे होते हैं, हेमेटोपोइटिक सेल्स होते हैं, जो कि मोनोब्लास्ट, देन द मोनोसाइट्स और देन मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे पास अलग अलग सेल्स के उनके नाम होते हैं, टिश्यू के हिसाब से लिवर के अंदर कपलेट सेल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास उनके मैक्रोफेजेस के नेम है अलग अलग इन देयर टिश्यूज, ठीक है। अब हमारे पास 2 तरह के मेजर पाथवेज होते हैं, अल्टरनेट और क्लासिकल। क्लासिकल हमारे पास इंटरगामा ल्यूकॉन की एक्टिवेशन और माइक्रोब्स जब आए तो M1 को एक्टिवेट करते थे, जिसकी वजह से हमारे पास रेगुलर ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इंटरल्यूकिन 1 ये सारे जो है वो एक्टिवेट होते हैं और ये सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं। फिर हमारे पास अगर हमारे पास जो इंटरल्यूकिन 13 और 4 आ रहे हो तो हमारे पास जो M2 वो एक्टिवेट होता है और ग्रोथ फैक्टर, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट हो रहा होता है, और जो है इंटरल्यूकिन 10 एक्टिवेट हो रहा होता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि
मैंने वो आपको सारी कहानी बताई थी। T1, T2, T3 होता है। 1 जो होता है हमारे पास इंटरगामा-फ्यूकोन होता है, सेकंड इज़िनोफिल और इंटरल्यूकिन 13 एक्टिवेट कर रहा होता है। ये सारी कहानी है। और वो भी बताई कि मोनोसाइट जो है हमारे पास मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बन के हमारे पास जो है वो लेके जाते हैं अदर टी सेल्स के पास। टी सेल्स अब फिर वो हमारे पास जो है रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये सारी कहानी होती है। फिर हमारे पास अदर सेल्स भी इसके अंदर काम कर रहे होते हैं, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, एज़ोनोफिल्स और मास्ट सेल्स। उनके अलग अलग फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम जो है ग्रेनुलोमेटस फॉर्मेशन जो है वो पढ़ेंगे कि वो किस तरह फॉर्मेट होती है इन द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई गलती हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कोई भी मिस्टेक हो सकता है। और अगर आपको नोट्स या MCQs रिलेटेड कुछ चाहिए तो मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।